हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर दोबारा मैं सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का एक्सरसाइज का है उसको मैंने सॉल्व कराया था। आज मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक को टारगेट करूँगा, 11 से 20। मेरे को बच्चों के कमेंट्स आए थे, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने बोले थे, क्वेश्चन नंबर 22 कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बच्चों एज अ पार्ट ऑफ वीडियो आपकी आती रहेगी। फ़िलहाल के लिए हम 11 to 20 कवर कर रहे हैं। जब 21 से 30 कवर होगा तो वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। टिल देन प्लीज़ हैव पेशेंस एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर नहीं आता तो मैं उसको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ सीरीज़ मैं ये सारी वीडियोस एक एक करके लाता रहूँगा। तो आज का बच्चों हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों एक चीज़ मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि कभी भी कोई क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होगा उसमें अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बताने को तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज़ जो रिलेटेड वीडियो है जहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस वीडियो को गो थ्रू करोगे तो 100% आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्सेसफुल होगे। एंड कभी भी जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो मेनली मेरा पर्पस होता है कि न्यूमेरिकल का तरीका बताने का, आप जो प्रोसेस है आपको वो समझ में आना चाहिए रैदर देन कि उसको एक्चुअली मैं पूरा का सॉल्व करके उसका आंसर निकालूँ। तो मेरा बेसिकली जो क्रक है कि वो क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ अगर आपका क्लियर हो गया तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको। तो कई बार आपको ये होगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से हो रहा है, सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा कि फाइनली जो आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करना वो आप उसको कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों पिक करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बच्चों कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये डिक्रीज क्यों करती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर है बच्चों ली चैटलेस प्रिंसिपल। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। देखो होता क्या है बच्चों, जब भी आप वाटर के अंदर गैस को डिसॉल्व करते हो तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट के साइड एनर्जी है, हीट है। अब आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों तो टेम्परेचर कभी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं बढ़ता, पूरे सिस्टम का बढ़ता है। तो जब आपने टेम्परेचर इधर बढ़ाया, टेम्परेचर इधर बढ़ाया तो अचानक से आप देखोगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्ट की साइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने आप को रिएक्शन इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि जो चेंज आया है उसको बैलेंस आउट कर सके। तो जब रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड मूव करेगा तो आप बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बना रहे थे, ताकि आपका गैस वाटर में घुल जाए। लेकिन जब वो प्रोसेस उल्टा होने लग गया तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है गैस की वाटर में कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हेनरी लॉ क्या है और उसके कुछ एप्लीकेशन। तो बच्चों ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा। कौन सी वीडियो है हेनरी लॉ से रिलेटेड, वहाँ पे अगर उस वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे अच्छी तरीके से एक एक इसका एप्लीकेशन, ये इसका जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है वो सब कुछ आप कर पाओगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हेनरी लॉ बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करता है, किस तरीके से प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े हमने, कोल्ड ड्रिंक वाला एप्लीकेशन पढ़ा है हमने, स्कूबा डाइवर का एग्जाम्पल पढ़ा है, देन हमने माउंटेनियर जिनको बेसिकली आप जब कोई भी ट्रैकर होता है जो माउंटेन पे जाता है उनको ब्लड में उनके ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ एप्लीकेशन है। मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या ऊपर अभी जो लिंक प्रोवाइड दिख रहा होगा आपको, उसके थ्रू जाओगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ, दैट इज़ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चों अप्रोच आपको कभी भी क्वेश्चन देखते ही लग मत जाओ, समझ में आना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो उस क्वेश्चन में। अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पाते क्वेश्चन पढ़ के तो बड़ा मुश्किल है, वो बिल्कुल रटने वाली बात हो जाएगी। तो कभी भी रटने की कोशिश मत करो, तरीका समझने की कोशिश करो। और मैं यही बताने की कोशिश करूँगा इस पूरे वीडियो में कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। एक बार वो आपको समझ आएगा तो बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है partial pressure of ethane over a solution. Partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 raised to the power minus 3 grams of ethane. Ethane is 1 bar. ठीक है, बोलता है इफ़ दिस सॉल्यूशन कंटेन 5.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 ग्राम्स ऑफ इथेन, ठीक है, ऑफ इथेन, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो एक ही सिचुएशन के लिए अगर क्वेश्चन मैं सही पढ़ रहा हूँ तो बेसिकली आपको ये बोला गया है कि अगर इतना है, बेसिकली अगर आपको इतना इथेन है एट 1 बार प्रेशर तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है अगर मीथेन का मास इतना हो, इथेन का मास इतना हो जाए। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर आपको प्रेशर की बात करी गई है, पार्शियल प्रेशर की बात करी गई है एंड मास से समथिंग रिलेटेड है, तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन समहाउ रिलेटेड है किससे बच्चों, हेनरी लॉ से। कैसे ये मैं पता कर पा रहा हूँ हेनरी लॉ से, क्योंकि हेनरी लॉ के अंदर आप मास की, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे होते हो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनडायरेक्टली मास नंबर ऑफ मोल से डिपेंडेंट है एंड आपके पास यहाँ पे प्रेशर है तो उससे डिपेंडेंट है। अगर आप चीज़ ये पता कर पा रहे हो देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमें पता है बच्चों कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का, मोल फ्रैक्शन ईथेन है तो ईथेन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथेन बच्चों क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, है ना। दैट मीन्स हमें पता है कि हेनरी लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैस, किसी भी लिक्विड के अंदर जो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जितना अमाउंट है कब बढ़ेगा वो, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा मास डिसॉल्व होगा। ठीक है, और केज तो कांस्टेंट है, ठीक है, और दोनों केस में इथेन है तो इथेन का केज तो दोनों केस में बराबर होगा। तो मेरे को ये पता है कि अगर इनिशियली मेरे को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करी गई है। अब देखो मोल फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किससे कैलकुलेट होता है, मास से। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मास मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, दैट मीन्स कितना कुछ किसी गैस का मास किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा वो ऊपर उसके कितना प्रेशर लग रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तब मेरे को पता है कि जो केज की वैल्यू है वो m/p है, और केज की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि ऊपर भी मीथेन है, नीचे भी, सॉरी ऊपर भी इथेन है और नीचे भी इथेन है। तो बस मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर दूँगा, ये इक्वेशन अगर मेरे पास 1 हो गई तो फर्स्ट केस के लिए इसको m1/p1 बोल दूँगा और दूसरे केस के लिए m2/p2 बोल दूँगा। समझ में आई बात, क्योंकि केज की वैल्यू तो दोनों केस में बराबर होगी ना, तो दैट मीन्स प्रेशर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा ताकि केज की वैल्यू सेम रहे। अगर मैंने मास को चेंज कर दिया तो यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू रखो, यहाँ पे आप 1 बार रखो, यहाँ पे आप ये वाला मास रखो और यहाँ पे आपका P2 जो कैलकुलेट करना है। सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, पुट करना, आपको P2 जो इस केस का प्रेशर है वो समझ में आ जाएगा क्या है। तो आई होप आपको ये तरीका समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। फिर अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा जब भी मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बनाऊँ तो उस क्वेश्चन को ज़रूर इंक्लूड करूँ वापस जिसमें आपने बोला हो कि मेरे को डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन बच्चों, बोलता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एंड हाउ इज़ द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। तो बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। रॉड्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब होता है, आप उसको देखोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या है। बट फिर भी
अगर आपको जस्ट एक हिंट देना चाहूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बेसिकली इस चीज़ से डिटरमाइन होते हैं कि दो चीज़ें जो आपने मिक्स करी है उसका नया बॉन्ड पहले के कंपैरिजन में जिससे वो मिलके बना वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर प्रेशर निकलना कम हो जाएगा, अगर वेपर प्रेशर निकलना कम हो गया तो वेपर कम निकलेगा तो पॉजिटिव वो क्या करेगा बच्चों, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा तो रॉल्स लॉ का जो ग्राफ बनता है आपका वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको नेगेटिव डेविएशन बोलोगे। अगर बॉन्ड वीक हो गया मिक्स करने का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा निकलेगा, तो उस केस में ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा और उसको आप पॉजिटिव डेविएशन बोलते हो। और डेल्टा एच मिक्सिंग का आपका रेलेवेंस आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी बच्चों हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। ओके, एंड 15th क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन बोला है 15th क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point पे। तो what is the molar mass of solute? सॉल्यूट का मोलर मास क्या है? क्वेश्चन में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, आपको ऐसा लग सकता है देखने में, लेकिन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के ये समझ आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं जो मैंने थ्योरी में पढ़ा है। अब ध्यान से देखो, आपको बोला है कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, आपने क्या करा, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। जब आपने 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो क्वेश्चन है क्या, उस टाइम आपका प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद अगर इतना हो गया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से पहले कुछ प्रेशर होगा, और इसमें क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो ये क्या हो गया, ये कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली बात हो गई है ना। आपका क्या हो गया कि वेपर प्रेशर कम हो गया, तो आप यहाँ पे कौन सा थ्योरी अप्लाई कर, कौन सी थ्योरी का पार्ट, चैप्टर का कौन सा थ्योरी के क्वेश्चन पार्ट से ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। अगर आपने ये चीज़ समझ पाए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ोगे तो बोलता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का अंदर इसके मतलब वाटर है। दैट मीन्स जब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ था, ये 2% कुछ भी ऐड नहीं हुआ था, तो वो क्या था, प्योर वाटर था, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो बच्चा होता है 1.013 होता है, इतना बार होता है। ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरी में आपने पढ़ रखा है कि जो प्योर वाटर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इतना बार प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये आपको अगर पता चल गया और आपने इसमें जब 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये इतने से कम होकर कितना हो गया बच्चों, इतना हो गया। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, इसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दूंगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो आपको पता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग को कैसे है, प्योर फॉर्म माइनस जो आपने, आपका प्योर फॉर्म नहीं है, PS P0, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट के बराबर। सॉल्यूट आपका ये है जिसका मोलर मास आपको नहीं पता है या ना। अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ, साथ के साथ नोट करना। अब मेरे को पता है कि P0 कितना है, 1.013 माइनस 1.00 कितना है बच्चों, 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.013, ये तो हो गया। अब इसको मैं किसके बराबर रखूं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे को क्या है, कितना बोला है बच्चों, 2% बोला है। आपको क्या बोला गया बच्चों, 2% बोला है। तो जब 2% बोला है, 2%, तो मैं ये मान लूँ ना कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम मेरे पास क्या है, सॉल्यूट, और 98 ग्राम मेरे पास क्या है बच्चों, वाटर, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो देखो
वाटर के कंपैरिजन में सोल्यूट बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जो सॉल्वेंट है इसको इग्नोर कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय गिवन वेट 98 डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का 18 हो गया। 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013। अब इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आपका m की वैल्यू वो आ जाएगी। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 41.35 ग्राम्स पर मोल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्वेश्चन में बोला था कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एक्वा सॉल्यूशन था, ठीक है, 2% एक्वा सॉल्यूशन था। एंड देन बोलता है कि उसका वेपर प्रेशर 1.004 हो जाता है। तो आप बताओ कि जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए था कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद इतना हो गया। अच्छा, तो दैट मीन्स प्योर वाटर का कुछ होता है जो मेरे को पता है, तो दैट मीन्स वेपर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो आपका सीधा दिमाग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। और जब उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है बच्चों, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। और जो आपका हेप्टेन है और ऑक्टेन है आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बोलता है एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वेपर प्रेशर एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ, सबसे पहले क्या है बच्चों, हेप्टेन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना बोला है, 105.2 किलो पास्कल। एंड जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन है एट दिस टेम्परेचर दैट इज गिवन 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम, अगर आप 26 ग्राम हेप्टेन प्लस आपको बोला 35 ग्राम ऑक्टेन, 35 ग्राम ऑक्टेन मिक्स कर दोगे, इसको मिक्स कर दोगे, तो आपसे पूछा गया है कि उस जो मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। वेपर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना बोला गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो सिंपल सी चीज़ है, वेपर प्रेशर अगर निकालना है, अगर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंडेंट होता है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ आपको पता है ना, कि अगर आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, अभी जो अगर कोई प्योर चीज़ है तो सारा वेपर प्रेशर उसकी वजह से होता है, तो दैट मीन्स अकेला हेप्टेन या ऑक्टेन होता तो पूरा वेपर प्रेशर उसकी वजह से होता है। लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो जो नया वेपर प्रेशर होगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किसका मोल फ्रैक्शन कितना है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कैलकुलेट करनी इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स हेप्टेन की बात करूँगा तो गिवन वेट 26 डिवाइडेड बाई मोलर मास हेप्टेन। ठीक है, अब जो आपका हेप्टेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो आपका क्या हो गया ये बच्चों, हेप्टेन जो हो गया C7H16 हो गया, और ऑक्टेन जो हो गया वो C8H18 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 84 प्लस 16 100 हो गया। ठीक है, एंड ऑक्टेन की बात करूं तो ये कितना हो गया बच्चों, 35 ग्राम गिवन है मेरे को, और डिवाइडेड बाय 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 114। ठीक है, 96 प्लस 18 114। तो दैट मीन्स दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ 0.26 एंड एक का आपका आ जाएगा बच्चों 0.307। ठीक है, ये आप जब सॉल्व करोगे तो इसके दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, इसका आंसर आएगा बच्चों 0.458। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ। अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो मेरे को पता है बाइनरी सॉल्यूशन है ये, तो इसमें एक हेप्टेन है एक ऑक्टेन है, तो ऑब्वियस बात है दूसरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम अगर सारी कंपोनेंट का करूंगा तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 2 ही है, तो एक का अगर मेरे को 0.458 आ गया, तो दूसरे का कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.542। ठीक है, अब जैसे बच्चों आपसे पूछा गया ना कि आप ये बताओ कि आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपका वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, आपका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, वेपर प्रेशर तो बहुत सिंपल है। मेरे को क्या बोला है कि अगर मेरे को पता करना है कि वेपर प्रेशर हेप्टेन का कितना होगा, तो मेरे को ये पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इनटू उसका जो मेरे को टोटल जो प्योर फॉर्म में प्रेशर जो है P0 वो पता होना चाहिए। और इसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन बोला, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इनटू जो प्योर फॉर्म में जो ऑक्टेन का वेपर प्रेशर था। तो यहाँ पे हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना आया है, इसका ये कितना आया है मोल फ्रैक्शन बच्चों 0.458। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, प्योर फॉर्म में कितना गिवन था बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 16, प्योर फॉर्म में हेप्टेन का 105.2 और इसका 0.542, इसका कितना गिवन था प्योर फॉर्म में, दैट वाज 46.8। तो ये जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उन दोनों का अगर सम कर दोगे ऑक्टेन, तो वही आपका उस मिक्सचर के लिए टोटल हो जाएगा। तो दैट विल बी, जब इन दोनों को सम करोगे तो दैट विल कम एज 73.54 किलो पास्कल। इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई ए एंड बी, ए बी को प्लस करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। एट 300 केल्विन आपको बोला गया है कि जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि प्योर वाटर है आपका, उसका वेपर प्रेशर दे दिया गया है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। आपको बताना है कि अगर उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया जाए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, तो उसके बाद उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले फिर दोबारा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनो कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको प्योर चीज़ दे रखी हो फिर उसमें नॉन वोलेटाइल ऐड करना हो, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये दे रखा है प्योर फॉर्म में, आपको बताया है कि 1 मोलर सॉल्यूशन। अब 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा आपका, है ना। तो दैट मीन्स 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अभी वाटर की हमें पता है डेंसिटी 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम होती है, तो इसका 1000 ग्राम 1000 लीटर बराबर होता है, तो ये आपको पता है। ठीक है, अब सिंपली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है आपको 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है वो कितना है, तो सिंपल सा हो जाएगा 1000 ग्राम आपको गिवन वेट है, मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, ये बच्चों 55.5 हो जाएगा मोल्स। ठीक है, अगर आपको पता चल गया 55.5 मोल्स है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में माइनस सॉल्यूशन फॉर्म में डिवाइडेड बाय प्योर फॉर्म में, दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहूँ तो सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 55.5 प्लस 1 56.1। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये बच्चों आएगा आपका 0.0177। ठीक है, ये तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब आपको पता है प्योर फॉर्म में कितना था बच्चों, 12.3, तो इसकी जगह 12.3 डालोगे इन दोनों की जगह, ये आपको कैलकुलेट करना है जो बोला है, और इसकी वैल्यू आप ये पुट कर दोगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये पुट हो जाएगा, इसकी जगह आपका ये पुट हो गया। आपको PS की वैल्यू सॉल्यूशन फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, क्रॉस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मास कैलकुलेट करना है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। मोलर मास गिवन है इसका, मोलर मास 40 ग्राम्स पर मोल, ये चीज़ गिवन है। विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम सॉल्वेंट, जो है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन है, 14 ग्राम ऑफ ऑक्टेन है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो क्वेश्चन सिंपल है। फिर दोबारा जब वेपर प्रेशर को रिड्यूस करने की बात हुई तो इनिशियल कुछ वेपर प्रेशर था, फिर कम कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का अगेन। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोला गया है कि इनिशियल वेपर प्रेशर मान लो P0 था। ठीक है, तो फाइनल वेपर प्रेशर जो होगा, फाइनल वेपर प्रेशर वो बोला 80%, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, बाई 80% ही नहीं। तो जब बाई 80% बोलता तो 80% कम हो जाता, 80% टू 80% का मतलब क्या है कि अब 80% रह गया, तो दैट मीन्स 0.8 P0। ठीक है, 0.8 P0 हो गया, है ना। अब सिंपल सी चीज़ है कि आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मीन्स P0 नया क्या हो गया, रिड्यूस होके ये हो गया, दिस शुड बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट आपका क्या है बच्चों, ऑक्टेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन यहाँ पे कितना, 114 ग्राम दे रखा है, और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन 114 ही होता है, तो 1 मोल आपके पास ऑक्टेन है। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो गिवन वेट आपको नहीं पता, यही तो निकालना है मास, मोलर मास आपको पता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप P0 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा ऊपर बच्चों, P0 कॉमन कट गया, तो यहाँ पे 0.2 बच जाएगा खाली, P0 1 माइनस 0.8 0.2 बच गया, P0 से P0 कट गया। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, गिवन वेट m निकालना है मेरे को, डिवाइडेड बाय मोलर मास 40, फिर डिवाइडेड बाय, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर नीचे लिख लिया प्लस 1, जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो 10 ग्राम आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 18। देन बच्चों दो क्वेश्चन हमारे पास और हैं, 19th एंड 20th। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या है। ओके, तो 19th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19,
बोलता बच्चों अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। तो आपके पास 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसमें जब 90 ग्राम सॉल्वेंट वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, जब ये कंडीशन था तो आपका वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल। ओके, एट 298 केल्विन। ठीक है, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ एडेड। ठीक है, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन एंड नया वेपर प्रेशर बिकम्स दिस, कैलकुलेट। ओके, तो पहले आपके पास एक केस ये है, दूसरा केस है 30 ग्राम ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है प्लस 18 ग्राम और ऐड कर दिया, दैट मीन्स 108 ग्राम वाटर हो गया। अब ये 2.9 किलो पास्कल हो गया। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर 298 केल्विन। आपसे बोला गया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा है, कंपैरिजन है, नथिंग मच। अगर ये चीज़ आप कर पाते हो तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको बस समझना है कि आपको बोला गया है कि जब ये कंडीशन है तो ये वेपर प्रेशर है, ये कंडीशन है तो ये वेपर प्रेशर है। तो आप पता करो कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, ये भी अगेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है कि कंडीशन चेंज करिए, खाली वेपर प्रेशर आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखो दोनों केस में आपका प्योर फॉर्म में वाटर ही रहने वाला है, तो पी नॉट सेम ही रहेगा, खाली चेंज क्या हो रहा है, कंडीशन चेंज होने की वजह से वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो जब मैं ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूँगा तो आपको समझ आएगा। तो हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। पी नॉट की वैल्यू मेरे को पता है और सेम रहनी है, चाहे पहला कंडीशन हो या दूसरा कंडीशन हो, क्योंकि आपका सॉल्वेंट वाटर है, खाली पीएस जो है वो आपका चेंज हो रहा है। तो पहले कंडीशन में पीएस कितना है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, तो दैट इज़ पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट। अभी किलो पास्कल को अभी साइड में रखता हूँ, मैं खाली उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इनिशियली आपके पास वाटर जो है ये आपका क्या हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर पहले केस में 90 ग्राम है ना, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो मेरे को 30 ग्राम गिवन है जो आपका सॉल्यूट है पहले केस में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो गिवन वेट मेरे को निकालना डिवाइडेड बाई सॉरी गिवन वेट 30 है ना, गिवन वेट 30 है डिवाइडेड बाई जो मेरे को मोलर मास निकालना है वो हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया डिवाइडेड बाई 30 बाई m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट में ना 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम वाटर का मतलब क्या हो गया, 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18। तो 5 मोल है मेरे पास, 5 मोल है ना। तो जब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, m डिवाइडेड बाई m प्लस 6 इक्वल्स टू 2.8 पी नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। जब इसको आपने सिंप्लीफाई करा तो आपको ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या होगा बच्चों, सेकंड केस में ये चीज़ आपका 2.9 हो जाएगा। ठीक है, और फ़र्क खाली क्या आएगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अभी भी 30 ग्राम ही है, जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 30 ग्राम ही है, लेकिन 18 ग्राम वाटर को ऐड कर देने से ये कितना हो जाएगा, 108 ग्राम हो गया। अब 108 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो इसको 6 कर दोगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका सिंपल। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो दिस विल m डिवाइडेड बाई m प्लस 5 इक्वल्स टू 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है, अब अगर ये चीज़ आपको आ गई दोनों केस की,
तो अब तो सिंपल है ना बच्चों, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा और आपका एम से एम कट गया, लेकिन m+6 और m+5 रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका m आ जाएगा और m की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट इज़ 23 ग्राम होने वाली है। सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, डिवाइड करोगे एक दोनों इक्वेशन को तो अपने आप ही m की वैल्यू आ जाएगी। और जब एक बार आपकी m की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो m की वैल्यू को, आपको पी नॉट किसका, प्योर वाटर का आपका वेपर प्रेशर है तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे इसको इसमें डालो या इसमें डालो m की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे आपकी पी नॉट की भी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 3.53 किलो पास्कल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इस 23 की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी एक में डालोगे तो आपका प्योर वाटर का आपका वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन करते हैं, देन नेक्स्ट सीरीज आएगी तब मैं 21 से 30 को कवर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 27। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 5% सॉल्यूशन, ठीक है, बाई मास ऑफ केन शुगर। जब आप केन शुगर बोलते हो तो C11H22O11 की बात कर रहे हो आप। ठीक है, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका है 271 केल्विन है। ओके, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। 5% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बोलता है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ C11H22O11 जो केन शुगर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको 273.15 केल्विन गिवन है। सिंपल। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में इस वाली चीज़ को देने का पर्पस क्या है, इस वाली चीज़ को देने का पर्पस ये है कि अगर आपसे कोई फार्मूला पूछा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब डेल्टा TF जो है ये तो आपको गिवन है, आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है इतना और इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है ना। तो इसका जब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा बच्चों, 2.15। तो 2.15 ये है। KF मेरे को कहीं पे भी नहीं पता, KF नहीं पता। मोलैलिटी कितनी होगी, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना। तो अगर मेरे पास 5% सॉल्यूशन है तो मैं ये मान के चलूँ, अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में, बाई मास इन वाटर बोला है। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तो इन वाटर है। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मोलैलिटी कितनी होगी तो मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर कितना हो गया बच्चों, 5% सॉल्यूशन का मतलब 5 ग्राम केन शुगर है 95 ग्राम वाटर में, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कैलकुलेट करो, है ना। तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स केन शुगर का कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो दैट विल बी गिवन वेट इंटू 1000। ये मैं बेसिकली मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, गिवन वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर वेट। इस पूरे का C11H22O11 का मोलर मास हो जाएगा 342 बच्चों, और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, 95 है ना, 95 होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 95 होगा। जो वाटर यहाँ पे कितना 95 ग्राम्स है इन ग्राम्स। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको KF की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इस पूरी चीज़ को देने का पर्पस ये है KF की वैल्यू आपके लिए कैलकुलेट कर देना। तो सपोज़ KF की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर 215 डिवाइडेड बाई, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 0.146। इसको जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये बेसिकली 10 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। KF की वैल्यू आपको पता चल गई। जब एक बार आपको KF की वैल्यू पता चल गई तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में भी तो फार्मूला यही लगना है, डेल्टा TF।
तो आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस केस में आपको क्वेश्चन क्या निकालना है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट अगर पता करना है तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है, के एफ की वैल्यू मेरा सॉल्यूशन सेम है वाटर सॉल्यूशन, तो मेरी यही वैल्यू रहने वाली है 2.15 डिवाइडेड बाई 0.146 के एफ की वैल्यू आ गई। अब अगर मोलैलिटी की बात करूँगा तो अगेन मोलैलिटी में क्या होगा बच्चों, 5% सॉल्यूशन ही है ना, तो यहाँ पर मैं मान लूँ कि 5 ग्राम ग्लूकोज है मेरा 95 ग्राम वाटर के अंदर, तो 5 × 1000 अगर मैं मोलैलिटी निकालूँ 5 × 1000 डिवाइडेड बाई आपका ग्लूकोज का 180 होता है मास इंटू 95। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे बच्चों आ जाएगी, दैट विल बी अराउंड 4.09, ठीक है। और जब डेल्टा टी एफ 4.09 है तो इसका मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4.09 है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे इतना कम पे जाके फ्रीज होगा। तो अगर नॉर्मल इतना है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 273.15 में से ये नंबर माइनस कर दूंगा, तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा 269.06 केल्विन, बेसिकली 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 11 से 11 से लेके 20 तक। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी इस सीरीज़ की तो मैं यहाँ पे 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तरीका क्या है उस चीज़ को सॉल्व करने का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप कंफर्टेबल होते जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक चीज़ याद रखना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी याद कर सकता है। आप डिफ्रेंशिएट अगर आपको बच्चों को करना है कि किसको कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर की, तो आप न्यूमेरिकल पॉइंट न्यूमेरिकल दे के उन पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ताकि आप समझ पाओ कि किसको कितना ज़्यादा क्या चीज़ समझ आई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।